यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि है इसका यूपी पीसीएस का हम लोग टेस्ट नंबर 5 देख रहे थे, ठीक है, टेस्ट नंबर 5। और यहाँ से इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट 2 कहने का मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग कवर करते हैं, है ना। पार्ट 1 में हम लोग ने 76 क्वेश्चन कवर कर लिए और 77 से क्वेश्चन करेंगे। 77 से 150 क्वेश्चन तक पार्ट 2 में कवर करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये पूरा हो जाने के बाद हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 4, ठीक है। उसके बाद जो भी नया टेस्ट आने वाला है टेस्ट 7 तो सीसेट का है। सीसेट का हम लोग नहीं करेंगे, सीसेट आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और हम लोग उसके बाद करेंगे टेस्ट नंबर 8 को, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 5 के बाद 4 करेंगे, 4 के बाद हम लोग सीधे 8 में आएंगे, ठीक है। जो नया आएगा उसको पहले करेंगे और जो पहले किया उनको हम लोग पीछे बैक करते रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं, सॉरी 1 नंबर से नहीं, 77 नंबर से। 77 क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निम्नलिखित पर विचार करना है, किसके लिए यहाँ पर कम से कम आधे से अधिक राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है, बताना है। देखो, एक तो हो जाएगा आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट। ये क्या बोला है? ये बोला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी, ये करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ये भी करेक्ट होगा। और विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी करेक्ट होगा। लेकिन मूल अधिकार इसमें नहीं होगा, क्योंकि मूल अधिकारों के लिए राज्य की पुष्टि आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें केवल विशेष बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य के संबंध में विचार करना है। राज्य के क्या लिखा है देख लेता हूँ उसमें 78 में। राज्य की परिषद, है ना, राज्य की परिषद के बारे में, राज्यों की क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, राज्यसभा लिखा है। ये देखो इंग्लिश में देख सकते हो, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के संबंध में बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, पहली बात। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 78 का करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकदम करेक्ट है। तीसरी बात है, राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये बात यहाँ से क्या हो जाएगी, गलत है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि सभी सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान और कला, सामाजिक सेवाओं के जैसे क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो ये गलत होंगे। राज्यसभा का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, करेक्ट है। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। गलत पूछा है तो केवल 3। आ जाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत को उपराष्ट्रपति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें बोला पहला स्टेटमेंट यहाँ से कि उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, ठीक है। पूछे कौन सा गलत है, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, गलत हो जाएगी बात। सेकेंड बात है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये बात करेक्ट है। तीसरा है, उपराष्ट्रपति को चुनाव पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है, सही बात है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये भी करेक्ट है। पूछन में से कौन से यहाँ पर सही उत्तर होगा, सही उत्तर किसके हिसाब से गलत पूछा था, उसमें गलत के हिसाब से हमारे से होगा सी नंबर। मतलब कौन सा गलत है इसमें से 79 का सी स्टेटमेंट गलत है, केवल एक पहली बात। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है, कौन सा सही पूछा यहाँ पर, ठीक है, सही। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, पद से हटाए जाने के बाद आधार पर संविधान में निर्दिष्ट होना चाहिए। पद से हटाए जाने का आधार क्या है, संविधान में निर्दिष्ट हो। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का कोई अधिकार यहाँ पर निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ठीक है, गलत हो जाएगी बात। तीसरा, ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन के पूर्व सूचना आवश्यक होती है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। 1 और 3 करेक्ट है, आंसर डी, हाँ ठीक है। 81 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध के प्रावधानों के बारे में विचार करना है। प्रावधानों के संशोधन के लिए कौन सा सही होगा 81 में। पहला बोला है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत, क्योंकि बोला कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है ये संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से। पहली बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। सेकेंड बात है संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से होता है, ये बात यहाँ से क्या होगी, इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आगे, संसद के दोनों राज्यों में विशेष बहुमत से आधे से राज्यों का अनुसमर्थन, ये भी गलत है। यहाँ पर सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट है बी वाला, 81 का करेक्ट होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुसूचियों को उनके विषय के हिसाब से सम्मिलित कौन से नहीं कर रहा है, कौन सा नहीं सम्मिलित कर रहा है, ठीक है। नॉट,
करेक्ट मैच यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 82 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सम्मिलित नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा एक तो तृतीय सूची राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान प्रारूप, ये बात क्या होगी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरी सूची होती है ये शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, किंतु इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शपथ शामिल नहीं होती है, गलत हो गई बात। और चतुर्थ सूची संघराज क्षेत्र, चौथी सूची क्या होती है, इसमें संघराज क्षेत्र नहीं, ये राज्यसभा सीटों का आवंटन से संबंधित है। दोनों गलत है, 3-4 आंसर क्या होगा डी करेक्ट आंसर है, 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों पर विचार करना है और इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे 83 में, ये हो जाएगा यहाँ से क्या, देखो पहला आपका हो जाएगा यहाँ से 83 में जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन आपके 1967 से 1969 तक, राइट। उसके बाद आपका होगा वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी हो जाएगा आपका, वीवी गिरी आपकी 1969 से 1974। उसके बाद आपका होगा क्या होगा 1 मतलब फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77। और उसके बाद क्या बचा तीसरा नीलम संजीवा रेड्डी, उनके बाद 77 से 82। 4 2 1 3 83 का आंसर है। 84 नंबर है, संसद में गणपूर्तियों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है गणपूर्ति के बारे में। गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 भाग होता है। पहली बात यहाँ पर सही दिख रही है मुझे, तो क्या होगा सोचो, एकदम सही है। ठीक है, अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार 100 का जो 3 होता है उसके अनुसार गणपूर्ति सदन के कुल सदस्य का 1/10वां हिस्सा होता है। ठीक है, पहली बात यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड बात है, मनोनीत सदस्यों की गणपूर्ति की गणना से बाहर रखा जाता है, जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको गणपूर्ति की गणना से बाहर रखते हैं। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि मनोनीत सदस्य को सदन की कुल संख्या का हिस्सा होते हैं और उन्हें इनसे बाहर नहीं रखते हैं, इसे शामिल करते हैं। क्या पूछा था, गलत कौन सा है ना, गलत कौन सा था, तो 84 का बी। 85 कथन ए कारणार्थ, कोई विधेयक केवल तभी धन विधेयक माना जाता है जब उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषय शामिल हो। 85 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, अनुच्छेद 110 में उल्लिखित विषय के अतिरिक्त किसी गैर वित्तीय विषय को शामिल करने पर वह विधेयक वित्त विधेयक बन जाता है। सेकंड बात भी करेक्ट होगी इसकी दोनों बात करेक्ट है। 85 का डी 1 और 2 करेक्ट आंसर। 86 नंबर, भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची के संबंध में विचार करना है, ये राज्यसभा में राज्यों की सीटों को आवंटन का प्रावधान करती है। 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है। सेकंड, इसमें दिल्ली और पांडिचेरी राज्यसभा की प्रतिनिधित्व भी निर्दिष्ट थी। सेकंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों को भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया गया था, इसलिए उन्हें चतुर्थ अनुसूची में शामिल किया जाएगा। दोनों बातें सही है, आंसर 1 2 सी करेक्ट है। 87 87, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, अनुच्छेद और प्रावधान क्या है इसके देखते हैं। 87 को पहला इसमें बोला है अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, आर्टिकल 94 अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रिक्त होने को लेकर। ठीक है, रिक्त होने को लेकर के तो किस में आ जाएगा, ये आपका जाएगा 3 में। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान गणपूर्ति को लेकर के। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ये आपका जाएगा 1। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, ये करेक्ट आंसर 87 का सी करेक्ट है। 88 88 सूची 1 और सूची 2 राज्य और यहाँ पर इसकी लोकसभा सीट क्या है। ठीक है, 88 में देखते हैं। 88 में है पहला बोला तमिलनाडु, तमिलनाडु में कितनी होगी 39 39। कर्नाटका में आपको जाएंगी 28। आंध्र प्रदेश 25। और तेलंगाना कितनी होगी, तेलंगाना आपकी हो जाएगी यहाँ से कौन सी बची है 17 ही हो जाएगी। ठीक है, गुजरात की लिख सकते हो 26 और बिहार की 40 लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 80, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है 48, उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है 42, उसके बाद बिहार का 40। इसी रिलेट कर सकते हो आप। करेक्ट आंसर 88 का बी करेक्ट है, ए नंबर। 88 हो गया। 89 89 नंबर, नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और कारण। लोकसभा में किसी व्यक्ति, मंत्री या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये क्या होगा पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड बात है, निंदा प्रस्ताव में उन नीतियों या कारणों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं होता है जिनके लिए सरकार की आलोचना की जा रही होती है।
गलत है बात ये, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव के विपरीत निंदा प्रस्ताव में स्पष्ट के आधारों पे या स्पष्ट रूप से आधार निर्दिष्ट होने चाहिए और उनकी विशिष्ट नीतियां संबंधित कारक का वर्णन की आलोचना की जा रही हो, तो ये गलत होगा। ठीक है, 1 सिर्फ करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात इसके सही होगी, ए नंबर। 89 का सी। 90 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। पहली बात है अनुच्छेद और इसके प्रावधान क्या है 90 में। देखो अनुच्छेद 249 क्या कहता है, यदि राज्यसभा विधान के जो राष्ट्रीय हित होते हैं उसमें प्रस्ताव पारित करती है तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका दूसरा। अनुच्छेद 250 संसद के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर विधि बनाने की अनुमति देता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 252 क्या कहता है, ये 2 या 2 से अधिक राज्यों में अनुरोध पर सहमति और उसके लिए विधि बनाने का सक्षम अधिकार होता है। ठीक है, 3 हो जाएगा। और आर्टिकल 253 संसद को 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं, 253 जो होगा ये संसद की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है समझौते उसको लेकर के प्रभावी बनाना। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ए। 91 नीचे दिए गए कथन है और कारणार्थ। भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति रोककर पॉकेट वीटो प्रयोग कर सकता है। 91 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा आपका 91 का कथन और कारण है ना। तो देखो पहली बात यहाँ से जो आपकी होगी ये गलत हो जाएगी, है ना। पहली बात गलत है, क्यों, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति रोककर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, तो ये बात गलत है। सेकेंड बात है क्योंकि जो पॉकेट वीटो होता है ये संविधान में राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। इसके लिए राष्ट्रपति न तो विधेयक की स्वीकृति दे सकता है और न ही उसे वापस भेज सकता है, जिससे वह अनिश्चित काल तक लंबित रह जाता है, पॉकेट वीटो कहलाता है ना। पहला गलत है। सेकेंड आर नंबर, अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर सहमति देने या सहमति रोकने की शक्ति प्रदान होती है, एकदम सही बात है, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, आर्टिकल जो 111 होता है, यदि संसद विधेयक को पुनः पारित करती है तो संशोधन के बाद और साथ में उसे राष्ट्रपति के सक्षम प्रस्तुत करती है और राष्ट्रपति को सहमति देनी होती है। सिर्फ आर करेक्ट यहाँ से, ए गलत है। ठीक है, 91 का आंसर क्या हो जाएगा, इस टाइप से 91 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 92 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, क्षमादान शक्ति उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में विचार करना है कौन सा सही है, पूछे करेक्ट यहाँ से देख लो, है ना, स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा सही है। ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 का 1 के अंतर्गत प्रदान की गई है। 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, ये राज्य के कानूनों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर लागू होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यद्यपि राष्ट्रपति राज्य के कानूनों के अंतर्गत दी गई मृत्युदंड की सजा के लिए क्षमादान दे सकता है, राज्य कानूनों के विरुद्ध अपराधों के लिए समान क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल के पास नहीं होती है। सेकंड गलत होगा। तीसरा है, ये कोर्ट मार्शल मामले में भी लागू होती है। तीसरी बात क्या होगी, क्या सही होगा, ये करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल लॉ के मामले में क्षमादान दे सकता है, सही है। चौथा, इसमें मृत्युदंड मामलों में क्षमादान देने की शक्ति शामिल है। चौथी बात भी करेक्ट है। आंसर 3 4 और 1 है ना, 1 3 4 करेक्ट है, तो बी नंबर। आगे आते क्वेश्चन 93, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर सकता है। आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये कर सकता है। एक तो सभापति के पद की रिक्ति होगी जब, तब कर सकता है ना, आर्टिकल 91 1 के अनुसार जो बताई गई बात। उसके बाद उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाना, ये बात भी करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से राज्यसभा की बैठक में सभापति की अनुपस्थिति होगी तो भी कर देगा, 91 2 के बाद बताई गई ये। तीनों बातें करेक्ट हैं, 1 2 3 सभी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इसी परिस्थिति में सभापति उपसभापति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर सकता है। आगे आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति, यहाँ पर सभापति होगा, उसके पैनल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर उसके विकल्प के सदस्यों की पदावधि का सही वर्णन करता है, सही वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा कौन सा सही होगा बताओ। देखो, कार्य प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल के सदस्य सभापति द्वारा मनोनीत होते हैं। पैनल के सदस्यों का कोई निश्चित पदावधि नहीं होती, जैसे कि 5 वर्ष यह इनका पदभार राज्यसभा की सदस्यता के साथ ये समाप्त नहीं होता है,
क्योंकि इस पैनल का पुनर्गठन कभी भी किया जा सकता है। वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक सभापति द्वारा एक नए पैनल को नामित नहीं कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की इनकी पदावधि निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती है। 94 का सी। 95 नंबर है दल बदल के आधार पर 95 नंबर है दल बदल के आधार पर निर्भरता के संबंध में विचार करना है। दल बदल के आधार पर निर्भरता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 95 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, दल बदल के मामलों में सभापति या अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यद्यपि सभापति या अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है, अतः इस अर्थ में अंतिम नहीं होगा कि यह पूरी तरह से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बाहर रखा जाए। कानून ऐसी कोई विशिष्ट समय सीमा भी निर्धारित नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारियों को दल बदल मामले में निर्णय करना होगा। आंसर ए करेक्ट है इसका, 1 नंबर। 96 आते हैं कथन ए कारणार। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 96 का करेक्ट होगा। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, इसका उपयोग लोकसभा में बहुमत समर्थन सिद्ध करने के लिए किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि इस तरह के प्रस्ताव उद्देश्य बहुमत का समर्थन सिद्ध करना होता है, और विशेषकर राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में या नई सरकार के गठन के पश्चात। ये कारण प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट करता है कि सरकार विश्वास प्रस्ताव क्यों प्रस्तुत करती है। ठीक है, विश्वास मत सरकार द्वारा लोकसभा में यह प्रदर्शित करने के लिए पेश किया जाता है कि उससे सदन का विश्वास प्राप्त है। ठीक है, दोनों बातें सही है। 96 का आंसर क्या होना चाहिए? 1 और 2 दोनों करेक्ट है। 97 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के संबंध में विचार करना है। इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा है। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है, सही बात है, आर्टिकल 81 के अनुसार। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ये बात है, ये स्टेटमेंट अभी यूपीपीएससी जो कराता है लेक्चरर का एग्जाम, ठीक है, जीआईसी का, उसमें यहाँ पर ये स्टेटमेंट करके क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकंड, मनोनीत सदस्यों के पास साहित्य विज्ञान, कला एवं सामाजिक सेवा में साहित्य विशेष विज्ञान और विशेष ज्ञान व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है, वे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि निर्वाचक मंडल में केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य होते हैं। चौथा, वे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सदस्य में मतदान कर सकते हैं। ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है, 1 2 4 है ना, लेकिन गलत पूछा था तो 3। आगे आते क्वेश्चन 98, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के संबंध में विचार करना है। यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में इसे आवश्यक घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है तो संसद संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सभाओं का सृजन कर सकती है। 98 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, राज्यसभा में अखिल भारतीय सभाओं के सृजन हेतु प्रस्ताव कुछ संसद की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि ऐसे प्रस्ताव राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के बजाय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। सेकंड गलत है, ओनली 1 करेक्ट है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन 99 नंबर। नीचे दिए गए यहाँ पर कथन और कारण है। राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं कर सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो। 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, क्या होगा? गलत होगा। क्यों? देखो, इसलिए गलत है 99 का पहला स्टेटमेंट, क्योंकि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसे प्रारंभ में स्पष्ट बहुमत का समर्थन न प्राप्त हो और उसके बाद उसे सदन में बहुमत सिद्ध किए जाने की संभावना हो सकती हो। पहला गलत हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। करेक्ट है। 99 का बी यहाँ से आंसर होगा। ए गलत है, 8 सही है। 99 हो गया 100 नंबर। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? मंत्रिपरिषद शब्द उल्लेख मूल रूप से भारतीय संविधान में किया गया था, जबकि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 100 का क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मंत्रिमंडल शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 352 में। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 100 का ए करेक्ट है यहाँ से। एक बात
आगे आते क्वेश्चन 101 नंबर। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में विचार करना है कौन सा सही है। कौन सा सही है? 6 व्यक्तियों में अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 6 व्यक्तियों 6 पीपल बिकम प्राइम मिनिस्टर। देखो 6 व्यक्ति जो थे उसमें अपने राज्यों में मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री बने। पहला 101 का स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। ठीक है। मोरारजी देसाई बॉम्बे में, चरण सिंह उत्तर प्रदेश, वीवी सिंह उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश, एचडी देवगौड़ा कर्नाटक, नरेंद्र मोदी गुजरात, है ना, पहला सही होगा। सेकंड बात है पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत में प्रथम प्रधानमंत्री 1991 से 96 तक थे और वर्ष 1971 से 73 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। ये बात गलत है, बहुत डीप में डाटा दिया हुआ है ना, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत में सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने वर्ष 1971 से 73 के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। ठीक है, तमिलनाडु के नहीं। वन सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से 101 का एक बात। 102 निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों के और उसके प्रावधानों के बारे में विचार करने कौन सा सम्मिलित नहीं है। 102 में सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, आंसर हो जाएगा एक तो 327 निर्वाचन आयोग द्वारा गठित परिसीमन आयोग। ये बात गलत है क्योंकि 327 संसद को परिसीमन सहित निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें यह प्रावधान नहीं है कि निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग का गठन करे। ठीक है, गलत हो गया। अगला जो गलत स्टेटमेंट है 328 भी गलत है, क्योंकि परिसीमन संबंधी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक बता रहा है। गलत हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल जो 328 है 328 है ये परिसीमन संबंधी मामलों के न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक 329 करता है, ना कि 328। ठीक है, दोनों गलत है 3-4 में, और पहला दूसरा से करेक्ट हो जाएगा। गलत ही पूछा था कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो 3 और 4 सम्मिलित नहीं है, सी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 102 का। 103 नंबर है अभिकथन है कारणार्थ लोकसभा के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना, उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। 103 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 84A के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार के लिए तीसरी सूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेना आवश्यक होता है। सेकेंड बात है शपथ या प्रतिज्ञान जो होता है ये उसका उद्देश्य होता है कि यह सुनिश्चित करना कि उम्मीदवार संविधान भारत की संप्रभुता की अखंडता को बनाए रखेगा। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, दोनों बातें सही हैं। आंसर क्या होगा? 103 का डी करेक्ट है। 104 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है 104 में बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 231 जो है 231 के अंतर्गत संसद 2 राज्यों के अथवा उससे अधिक राज्यों के किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए सम्मिलित उच्च न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्राप्त होती है। पहली बात क्या होगी? यहाँ से करेक्ट है। सेकंड अनुच्छेद 230 संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने की संसद को शक्ति होती है। अनुच्छेद 332 क्या होता है? सॉरी 232 ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। एकदम गलत है, क्योंकि जो आर्टिकल 232 232 जो है ये 7वें जो संविधान में 7वां संविधान नहीं, कौन सा संविधान संशोधन था ये आपका, चलो इसके तहत जो था ये आरंभ में ये सम्मिलित उच्च न्यायालयों के संबंधित शब्दों की व्याख्या सम्मिलित था, लेकिन अभी यहाँ पर ये इसमें नहीं सम्मिलित है इससे। ठीक है, तो ये गलत होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति गलत हो जाएगा। दोस्त ये गलत होगा। तीसरा आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। गलत पूछा है तो 232 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बोल रहा है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा काफ़ी हद तक निश्चित संशोधन किया गया था इसका, और प्रारंभ में ये सम्मिलित उच्च न्यायालय से संबंधित की व्याख्या से संबंधित था, लेकिन अब नहीं है। 105 नंबर है लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनकी प्रथम नियुक्तियों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 105 पहला नीलम संजीवा रेड्डी जो है ये 1967 में चौथी लोकसभा के लिए अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। ठीक है। M.A. अयंगर जो है ये क्या थे? ये वर्ष 1956 में G.V. मलंकर के निधन के बाद, ठीक है, और उसके बाद G.S. ढिल्लो वर्ष 1969 में, ठीक है, और सरदार हुकम सिंह तीसरी लोकसभा के दौरान 1962 में। तो सीरियल जो होगा हमारा ये हो जाएगा 2413 होगा सीरियल। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित पर राज्यों को उनकी लोकसभा की सीटों की संख्या के अवरोही क्रम में बताना है। अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम जो हो जाएगा यहाँ से तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39। ठीक है, तमिलनाडु में कितनी है? 39 हो जाएंगी।
एक हो जाएगा। उसके बाद कर्नाटक, अभी मैंने बताया तो ऊपर 28 सीटें, ठीक है, तीसरा 1 3। उसके बाद गुजरात 26 सीट, गुजरात 26 सीट चौथा, और कर्नाटक, कर्नाटक तो हो चुका है। मध्य प्रदेश, गुजरात 26 सीट और कर्नाटक 28 सीट, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? 126 का, 106 का 1 2 3 4 होना चाहिए ना, 1 2 3 4। तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आपका आएगा, तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश आएगा, 39 के बाद 29 आएगा, तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कर्नाटक आएगा तीसरा, उसके बाद चौथा गुजरात आएगा, ठीक है। 29 और कर्नाटक में 28 और गुजरात में 26, ये आंसर करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 107। नीचे दिए गए भी कथन और कारण। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति किसी भी राज्य का संघ या राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जाति का सदस्य होना आवश्यक होता है। 107 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है एकदम। सेकंड बात है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य उनके लिए आरक्षित न की गई किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकेगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है इसका, दोनों बात यहाँ पे एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर दोनों कथन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1951 के अंतर्गत तथ्यात्मक रूप से सही है, क्योंकि यहाँ पर यह तथ्य है कि अब वे समान सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। कारण क्या होगा? क्योंकि आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने की आवश्यकता कथन एक की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो 107 का आंसर क्या होगा? ये करेक्ट होगा। हाँ, व्याख्या इसका नहीं करेगा, सही बात है, बातें दोनों करेक्ट, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की जातियों को लेकर के आरक्षित सीटों को चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, और यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ अनुसूचित जनजाति के लेकर के बात कर रहा है, ठीक है, इनकी सदस्य संख्या को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 108। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर न्यायिक सिद्धांत और उसमें दे रखा है इसका मूल अर्थ क्या होगा 108 में, देखते हैं। देखो इसमें होगा एक तो पहला आपका हो जाएगा यहाँ से 108 में ग्रसन का सिद्धांत है ना। ग्रसन का सिद्धांत जो है ये क्या कहता है? मूल अधिकारों को उल्लंघन करने वाली पूर्व वैधानिक विधियां पूर्णतः शून्य नहीं होती हैं, वे संगति की सीमा तक शून्य हो सकती हैं। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में व्युत्पन्न हुआ है। ये वर्ष 1950 के पूर्व विधियों पर लागू होता था, ठीक है। तो क्या होगा? ए का 2 होना चाहिए ना, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ए का 2। आगे आगे दूसरा बोला है पृथक्करणिता का सिद्धांत क्या होता है? देखो जो पृथक्करणिता का सिद्धांत होता है, ये किसी विधि का कोई भाग असंवैधानिक हो तो केवल उसी भाग को निरस्त किया जाएगा, ठीक है। पहला होगा इसका, देख लेते हैं इसका क्या पहला होगा। इसका तीसरा होगा क्या? 108 इसका तीसरा होगा, पहला नहीं होगा। इसका हो जाएगा जो पृथक्करणिता जो सिद्धांत होता है, ये हो जाएगा किसी विधि के केवल अमान भाग को विखंडित किया जाना, तीसरा नंबर, ठीक है। उसके बाद आभासी विधान का सिद्धांत क्या होता है? जो आभासी विधान का सिद्धांत होता है, ये जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है उसे परोक्ष रूप से भी किया जा सकेगा, ठीक है। ये हो जाएगा पहले का, जो पहला था ना, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला जो डी स्टेटमेंट है सार का तत्व का सिद्धांत जो होता है, ये क्या कहता है? ये कहता है विधि से वास्तविक रूप से प्राकृतिक परीक्षण किया जाना, ठीक है। ये 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से बी सही है इसका। आगे क्वेश्चन आते हैं 109 नंबर, दल बदल विरोध के बारे में विचार करना है। दिनेश गोस्वामी समिति की निर्वाचन सुधारों से संबंधित सिफारिश, ठीक है। संविधान में 10वीं सूची से समावेशन, कियोतो होलोन मामला और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 4 बातें हैं। इनको क्रम के अनुसार हम लोग व्यवस्थित करेंगे, ठीक है, व्यवस्थित करेंगे क्रम के अनुसार। तो क्या होगा? देखो पहले आएगा आपका संविधान की 10वीं सूची में समावेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से पहला दिनेश गोस्वामी समिति का सुधारों में संबंधित सिफारिश। उसके बाद आपका हो जाएगा तीसरा कियोतो होलोन मामले सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, और चौथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम। 2 1 3 4 इसका सही आंसर है सी नंबर, ठीक है। 110 नंबर है, लिख भी सकते हो, दल बदल का जो समावेशन था 1985, ठीक है। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति 1990, कियोतो होलोन मामला 1992 और 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003, राइट। आगे क्वेश्चन 110 नंबर है, संसदीय सत्र चक्र के बारे में विचार करना है। कौन सी समान प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से सही क्रम में व्यवस्थित करती है? सदन का सत्रावसान, राष्ट्रपति द्वारा सदन का आहूत करना, वर्ष के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति का विशेष आयोजन अभिभाषण,
अनिश्चितकालीन स्थगन। तो आंसर होगा यहाँ से 110 का पहला हो जाएगा यहाँ से राष्ट्रपति का आहूत करना, राष्ट्रपति सदन को आहूत करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण देगा। उसके बाद चौथा आएगा अनिश्चितकालीन स्थगन कर देगा, फिर पहली बार सदन का सत्र अवसान करेगा। 2341 ए करेक्ट है। 111 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक संसद में प्रयुक्त संयुक्त अधिवेशन द्वारा पारित किए गए थे? संसद में विधेयक से कौन से विधेयक संसद के संयुक्त अधिवेशन में पारित किए गए थे? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 111 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये। एक तो बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा और दहेज प्रतिशत विधेयक तीसरा, तीनों बातें करेक्ट है। 111 का आंसर डी। 112 है, अभिकथन ए कारणार। लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से हटाने के लिए प्रस्ताव विचार करते समय निर्णायक मत का अधिकार नहीं होता है। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब अध्यक्ष सदन के पीठासीन अधिकारी नहीं होते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है इसकी, ठीक है। दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं, राइट। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 96 है, इसके अनुसार जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब अध्यक्ष सदन का बैठक अध्यक्षता नहीं करता है, और ऐसी स्थिति में बैठक की अध्यक्षता किसी अन्य सदस्य या समानता उपाध्यक्ष मान सकते हो उसके द्वारा की जाती है। दोनों बातें करेक्ट है। 112 का आंसर डी। 113 सर्वोच्च न्यायालय के सहकारी क्षेत्राधिकार के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? राष्ट्रपति जब पूर्व संवैधानिक संधियों समझौतों से संबंधित विवादों को सलाह मांगते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय अपना मत देना अनिवार्य समझते हैं, यह अनिवार्य होता है। पहला 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि दोनों ही मामलों में ये मत सलाहकारी होता है, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा, किंतु इसका उच्च संवैधानिक महत्व होता है तथा यह सरकार को निर्णय निर्धारण मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 114, भारतीय संसद के विनियोग विधेयक के संबंध में विचार करना है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने तक सरकार भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि आहरित नहीं कर सकती है। 114 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, विनियोग विधेयक को समय पर पारित करते हुए नए वित्तीय वर्ष पूर्व में इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी इसकी। क्यों गलत है सेकेंड? देखो सेकेंड इसलिए गलत है क्योंकि विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 109 जो है ये कहता है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदनों में एक साथ नहीं होगा, और राज्यसभा केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है और बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है। तो ये बात गलत है, सिर्फ पहली बात करेक्ट है 114 में। 115 नीचे दिया गया पर कथन और यहाँ पर सूची 1 सूची 2 अनुच्छेद और इसके यहाँ पर धन विधेयक का जो क्या प्रावधान है वो। 115 पहली बात, इसने बोला है धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? धन विधेयक की जो परिभाषा है आर्टिकल 110 का 1, ठीक है, सही बात है। उसके बाद धन विधेयकों की विशेष प्रक्रिया आर्टिकल 109, धन विधेयक पर स्पीकर का प्रमाणन जो होता है वो किसमें होगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 110 का 4, और धन विधेयकों की जो विधेयक उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 111। करेक्ट आंसर 115 का सी करेक्ट है। 116 नंबर है, भारत में राज्य विधानमंडल के संबंध में विचार करने कौन सा सही है? किसी राज्य की विधान परिषद एक स्थायी सदन होती है और इसे भंग नहीं किया सकता है। 116 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम क्या है, करेक्ट या गलत? देखो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारतीय संविधान का विधानसभाओं के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आर्टिकल 173 में ये बात बताई गई है, ठीक है, सेकेंड वाली, क्योंकि यहाँ पर केवल अधिकतम 500 और न्यूनतम यहाँ पर 60 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, दोनों बातें 116 का करेक्ट है, तो सी सही आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के विघटन पर विधेयक यहाँ पर क्या होता है? व्यक्तिगत होने पर संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? 117 में 117 में यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है राज्यसभा में लंबित किंतु लोकसभा में पारित न किया गया विधेयक व्यक्तिगत नहीं होता है। 117 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड, लोकसभा द्वारा पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यक्तिगत नहीं होता है, गलत है, व्यक्तिगत हो जाता है, ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लो, ठीक है।
तीसरा, दोनों सदनों में पारित किंतु राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु लंबित विधेयक जबगत नहीं होता है। एकदम सही बात है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात गलत थी, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु प्रेषित किए गए विधेयक वे विधेयक जिनके लिए विघटन से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक सूचना दी जा चुकी है, राष्ट्रपति में और सरकारी स्वशासन समिति के समक्ष लंबित अश्वासन होता है। तो 1 और 3 करेक्ट होगा, दूसरा गलत है। क्वेश्चन 118, भारतीय संसद में प्रभावी बहुमत के संबंध में विचार करना है। प्रभावी बहुमत से तात्पर्य सदन की कुल संख्या 50% से अधिक है जिसमें रिक्तियां शामिल होती हैं। 118 का पहला गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रभावी बहुमत से आशय होता है कि सदन में प्रभावी सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का रिक्तियों को घटाने के पश्चात जो आती है उसके बहुमत से होता है, अर्थात इसमें रिक्तियां सम्मिलित नहीं होती हैं। ये कुल संख्या नहीं बल्कि प्रभावी सदस्य संख्या का 50% से अधिक होता है। पहला गलत है। सेकंड, इस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए होती है। सेकंड बात करेक्ट है। ओनली 2 बी करेक्ट। 119 नंबर, सदन के सामूहिक विशेषाधिकार के संबंध में विचार करना है। 119 नंबर देखते हैं। पहला है, सदन के सामूहिक विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। सदन अनुच्छेद 105 के अंतर्गत बाहरी व्यक्तियों को निष्कासित कर सकता है तथा गुप्त बैठकें आयोजित कर सकता है। 119 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? ये गलत है। क्या होगा? गलत है। क्यों? देखो, ये 119 का पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये संसदीय परंपराओं के कार्य संचालन और नियमों में व्युत्पन्न होते ना कि अनुच्छेद 105 के तहत स्पष्ट रूप से लिखित होते हैं। गलत होगा। सेकंड, पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन परिसर के भीतर किसी भी गिरफ्तारी या विधिक प्रक्रिया की सेवा नहीं की जा सकती है। सेकंड बात क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि सामूहिक विशेषाधिकारों में से ये बात है कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना सदन के परिसर के भीतर किसी प्रकार की गिरफ्तारी या विधिक प्रक्रिया का प्रवर्तन नहीं किया जाएगा और यह संसद की स्वायत्तता तथा निर्बाध कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करता है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अर्थात वे लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होगी। 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत हो जाएगा। एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि दोनों सदनों के प्रति। जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है तो राज्यसभा के सदस्यों को सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना अनिवार्य हो जाता है। सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी सही पूछा है। 121 नंबर है 121, लोकसभा में प्रश्नों की प्रक्रिया सीमाओं के संबंध में विचार करना है। एक दिन में मौखिक उत्तर के लिए सूचीबद्ध किए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 होती है। पहली बात करेक्ट है। एक दिन में लिखित उत्तर सूचीबद्ध किए जा सकने वाले अतारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 230 होती है। ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, और ये सदन के समक्ष रखे जाते हैं और इन्हें पूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं होती है। दोनों बातें सही है। 120 का आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का आंसर। 122 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की नियम समिति के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? ये समिति 16 सदस्यों से मिलकर बनी है तथा भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहला क्या होगा? 122 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड, लोकसभा के विपरीत राज्यसभा की नियम समिति के सदस्यों का निर्वाचन सदन द्वारा किया जाता है ताकि दलों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की नियम समिति के सदस्यों का नामांकन सभापति द्वारा किया जाता है, ना कि सदन द्वारा निर्वाचन बहुमत से। ठीक है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व हेतु निर्वाचन का दावा गलत होगा। सिर्फ 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। 123 नंबर है 123, राज्य विधानमंडल की जो अर्हता होती है इसके बारे में विचार करना है। क्वालिफिकेशन, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हताएं संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत उल्लिखित हैं। 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा, सही बात है। सेकंड, विधान परिषद के सदस्यों को बनने के लिए किसी व्यक्ति की कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड बात गलत है, 25 वर्ष नहीं, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद में डाउट नहीं रखना है। विधानसभा 25, विधान परिषद 30। ठीक है, तो ओनली 1 करेक्ट है, एक आंसर होगा। 124 नंबर है, संसद सत्रों, संसद के सत्र होते हैं उसके संबंध में बताना कौन सा यहाँ पर सही होगा। पहला बोला है मानसून सत्र समानता जुलाई से सितंबर के मध्य आयोजित किया जाता है।
जबकि शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है जो नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। 124 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर इन सत्रों की विशिष्ट तिथियां निर्धारित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि सत्रों की अवधि एवं उनकी विशिष्ट तिथियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है ना। तो पहला दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी। 125 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 3 के संबंध में विचार करना कौन सा सही है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने या उसके नाम में परिवर्तन करने के संबंधित विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 125 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा। 125 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके विचार व्यक्त करने के लिए भेजना होगा, जिसके बाद ही उसे प्रस्तुत करने की सिफारिश की जाएगी। सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। दोनों बातें सही यहाँ से सी सही आंसर है। 126 नंबर 126 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने कौन सा सही होगा। शून्यकाल के विपरीत प्रश्नकाल एक अनौपचारिक व्यवस्था है। अनौपचारिक है ना, हाँ एक अनौपचारिक व्यवस्था है। पहला क्या होगा। 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा। अनौपचारिक नहीं लिखा है, ये संसदीय औपचारिक लिखा हुआ है ना। देख लेते हैं। प्रश्नकाल दोनों की कार्य प्रणाली के नियमों के निर्धारित करना एक औपचारिक संसदीय व्यवस्था होती है, अनौपचारिक नहीं होती है। ठीक है। इसके विपरीत शून्यकाल अनौपचारिक है और इसे नियमों में इसका उल्लेख नहीं होता है। पहली बात गलत है। सेकंड बोले परंपरागत रूप से प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल शुरू होता है और दिन के नियमित कार्यसूची पर चर्चा होने तक जारी रहता है। सेकंड बात करेक्ट है। ओनली 2 सही है। 127 राज्यसभा में शून्यकाल के संबंध में विचार करना है। ठीक है, राज्यसभा लिखा हुआ है। वर्ष 2014 में राज्यसभा में प्रश्नकाल से पहले शून्यकाल होता था, जो प्रायः 11 बजे से शुरू होता था। 127 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड है, राज्यसभा में सदस्यों को लोक महत्व के मामले की शून्यकाल के दौरान उठाने की अनुमति तभी दी जाती थी जब उसी दिन दी गई सूचना सभापति को स्वीकार कर ली गई हो। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 27 का सी। 128 स्थगन प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा। करेक्ट है, गलत है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि स्थगन प्रस्ताव में सरकार के विरुद्ध निंदा का तत्व निहित होता है, इसलिए राज्यसभा में इनकी अनुमति नहीं होती है। ये केवल लोकसभा के लिए ही होते हैं। पहला गलत। सेकंड, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की न्यूनतम अवधि 2.5 घंटे होनी चाहिए। सेकंड बात करेक्ट है। दोनों बातें दूसरी बात सही है, पहली गलत है। आंसर क्या होगा बी करेक्ट है। 129 लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में विचार करने कौन सा सही है। अध्यक्ष जो होता है उसमें यह प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथि और समय तय करने का अधिकार होता है इसको। 129 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बात है, अविश्वास प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से पेश किया जाता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें 129 का सही है। सी यहाँ से सही आंसर होगा। 130 130 नंबर है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में विचार करने कौन सा सही है। यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। 130 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा। 130 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड बात है, स्थगन प्रस्ताव के विपरीत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ निंदा की कोई तत्व शामिल नहीं होता है। एकदम सही है। दोनों बातें सही हैं क्योंकि अल्पावधि चर्चा लोकसभा में नियम 193 मतदान के बिना चर्चा की व्यवस्था होती है। आधे घंटे की चर्चा से पहले चर्चा किए गए मामलों पर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की जाती है। ठीक है, दोनों सही। आंसर 130 सी। 131 राज्यपाल के संबंध में विचार करने कौन सा सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा जारी की जाती है। पहला क्या होगा। 131 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा। करेक्ट है। संविधान में यह प्रावधान है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस संबंध के राज्य का निवासी होना चाहिए। एकदम सही बात है। दोनों बातें सही हैं। तीसरी बात है, एक ही व्यक्ति को एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तीसरी बात क्या होगी। तीसरी बात यहाँ से सही है, करेक्ट है एकदम।
चौथी बात है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बने परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। चौथी बात क्या होगी? गलत है। चौथा यहाँ से आपका स्टेटमेंट होगा, जो देख लेता हूँ। देखो, चौथा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि किसी सामयिक परिषद द्वारा। तो ये बात गलत होगी। जो दूसरा स्टेटमेंट उसमें थोड़ा डाउट था। देखो, जो दूसरा स्टेटमेंट बोला है, इसने क्या बोला कि संविधान में यह प्रावधान है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति उस संबंध का निवासी होना चाहिए, है ना। तो ये बात जो होगी दूसरी वाली, संविधान के अनुसार राज्यपाल के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं होता है। ये बात गलत हो जाएगी वैसे, ठीक है, सही नहीं है ये बात। दूसरा गलत है और चौथा गलत है। 2 4 गलत हो गए, सही क्या हुआ? 1 और 3 नहीं, 2 4 गलत हो गए तो 1 और 3 सही हुआ। ए नंबर सही है। 132 नंबर है, राज्यपाल की जो विधायी शक्ति होती है उसके बारे में विचार करना कौन सा सही होगा? 32 पहली बात बोला है, अनुच्छेद 173 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल को आहूत या उसका सत्रावसान कर सकता है तथा राज्य विधानसभा को विघटित कर सकता है। 132 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल को आहूत या उसका सत्रावसान कर सकता है और विघटित कर सकता है, जबकि आर्टिकल 173 जो है उसमें निर्भरता से संबंधित होगा। ये पहला गलत। सेकंड बात यहाँ से, वे राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा विशेष वाले व्यक्तियों को मनोनीत करेगा। सेकंड बात क्या होगी? सही है गलत है? सोचो क्या होगी। मैं बात पहले बता चुका हूँ ऊपर। ये देखो, सेकंड बात यहाँ से जो होगी ये क्या होगी? करेक्ट होनी चाहिए सेकंड बात यहाँ से। सेकंड बात यहाँ से सही है। तीसरा, यदि उसके अनुसार धन विधेयक का व्यय अत्यधिक है तो वह विधेयक को राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। गलत बात है। ये राज्यपाल किसी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है, क्योंकि राज्यपाल या तो उसे स्वीकृति दे सकता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं भेजेगा। चौथी बात है, वह निर्वाचन आयोग के परामर्श के राज्य विधानमंडल की सदस्यों की निर्भरता पर निर्णय ले सकता है। करेक्ट है। 2 4 सही है। 32 का आंसर सी। 133 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है? कौन सा कथन यहाँ पर सही सुमेलित है बताना है। 133 में पहली बात, एक तो अनुच्छेद 371 है नागालैंड, 71B असम, 71C मणिपुर, 71E आंध्र प्रदेश, सभी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 133 का डी करेक्ट है। 134 नंबर है, मुख्यमंत्री द्वारा ली जाने वाली गोपनीयता की शपथ के बारे में विचार करना कौन सा सही होगा? कौन सा शामिल है इसमें? ठीक है, देखते हैं। 34 पहला, इसमें बोला है 34 में क्या पूछा, कौन सा सही होगा इसमें? कौन सा सही पूछा है ना? देखो, यहाँ पर सही पूछा तो पहली बात देखते हैं। पहले बोला इसमें भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना। ये बात क्या होगी? गलत है। ठीक है, अगला कौन सा शामिल है? दूसरा, मंत्री के रूप में विचाराधीन किसी मामले का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित प्रकट न करना। करेक्ट है। भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना। गलत। अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करना, ये भी गलत है। ये खुला क्वेश्चन में डाउट लग रहा है मुझे। 134 में स्टेटमेंट जो है सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखना है ना, क्या होगा? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखना, ये तो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, और भारत की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखना। ठीक है, और क्या होगा? अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निष्ठा करना। देखो, एक तो इसमें डाउट इसलिए था मुझे कि इसका स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट लग रहा था ना, और सही भी होगा, क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ठीक है, तीसरा भी करेक्ट होगा, चौथा भी करेक्ट होगा, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर डाउट लग रहा था, लेकिन अभी जो करेक्ट हो गया यहाँ से, पहला सही है, तीसरा सही और चौथा सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि मंत्री के रूप में विचाराधीन किसी मामले को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित प्रकट ना करना, ये बात गलत है, क्योंकि प्रकट करना होगा इसमें। ठीक है,
आंसर क्या होगा? 134 करेक्ट है। तो 134 का 134। अच्छा देखो यहाँ पर इन्होंने उनको पूछना चाहिए, इसी वजह से मैंने बोला था डाउट लग रहा है ना कि 1 करेक्ट है, 3 करेक्ट है और 4 करेक्ट है। इनको पूछा जाना चाहिए कौन सा शामिल नहीं है इसमें, है ना? कौन शामिल नहीं? तो दूसरा शामिल नहीं था, तो यहाँ पर ये होना चाहिए दूसरा स्टेटमेंट। सही कर लो आप, कौन शामिल नहीं कर लो, या तो फिर स्टेटमेंट जो मैंने बताया वो आप करेक्ट कर लो। ठीक है, 135 नंबर है, इनमें गलत दे रखा था। सूची एक कभी यहाँ पर क्या होता है मिसप्रिंट हो जाता है, जैसे कुछ ऊपर नीचे है ना प्रिंट करने में जो वर्ड कुछ इधर उधर हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा है। आगे आते हैं, अनुच्छेद और विषय वस्तु क्या है। आर्टिकल 163, देखो आर्टिकल 163 क्या होगा? 163 आपका है, क्या कहता है 163 बताओ? ये कहता है राज्यपाल की सहायता परामर्श। उसके बाद अनुच्छेद 164 क्या कहता है? 164 कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति और उत्तरदायित्व। आर्टिकल 167 क्या कहता है? 167 जो है ये कहता है कि मुख्यमंत्री में कर्तव्य। और 177 क्या कहता है? 177 कहता है कि मंत्रियों के सदन में कार्रवाई बोलने का अधिकार। करेक्ट आंसर 135 का ए करेक्ट है। 136 नंबर है, भारत में विधान परिषद के संदर्भ में विचार करने कौन सा सही होगा? किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन यह उस साधन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया गया है। 136 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। राज्य विधानसभा में विधान परिषद के सृजन यह उस साधन संबंधी प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बातें सही हैं। 136 का आंसर क्या होगा? 136 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट है। 137 राज्य विधानसभा के संबंध में विचार करना कौन सा सही है? धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया सकते हैं, विधान परिषद में नहीं। पहली बात क्या होगी? 137 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। विधानसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिससे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ेगा। एकदम सही बात है, दोनों करेक्ट। आंसर सी सही होगा। 37। 38 विधान परिषद की संरचना के संबंध में विचार करने कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित है कौन सा? 138 में देखो यहाँ पर जो सही सुमेलित है ये हो जाएगा स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचन। कुल सदस्यों का कितना? कुल सदस्यों का 3 सदस्य, है ना? आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है यहाँ से। राज्यपाल द्वारा नामित कितना होता है? राज्यपाल द्वारा नामित जो हो जाएगा यहाँ पे आपका वो बोले कितना? 1/6 शेष 1/6 साहित्य विज्ञान कला क्षेत्र में होगा राज्यपाल द्वारा, तो क्या होगा? ये भी हो जाएगा सही है 1/6। उसके बाद स्नातकों द्वारा 1/12, लेकिन विधानसभा द्वारा एक जो 4 है विधानसभा द्वारा होगा कितना? विधानसभा द्वारा होगा आपका यहाँ से स्नातक विधायकों द्वारा, और विधानसभा द्वारा कितना हो जाएगा? करीब 1/3 होना चाहिए ना, 1/4 नहीं। देखो 1 2 4 यहाँ से करेक्ट है आंसर, ठीक है, याद कर लो 1 2 4 ए करेक्ट आंसर है। 139 139 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करने संरक्षण और अनुच्छेद कौन सा है? इसका संरक्षण और अनुच्छेद कौन सा है देखना है। पहला, न्यायालय की विधायी कार्रवाई की जांच से प्रतिबंधित करना, जांच से प्रतिबंधित करना। 139 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 139 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 212, ठीक है। न्यायालयों की विधायी कार्रवाई की जांच का प्रतिबंध करना 212, सदन में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का प्रतिबंध 211, प्रक्रिया संबंधी मामलों में विधानमंडल के अधिकारियों को न्यायालय में अधिकार संरक्षण 212(2) और सदन की गुप्त बैठकें 208। करेक्ट आंसर 139 का ए करेक्ट है। 140 नंबर है, सूची को सूची 2 को फिर से मैच करने प्रावधान और इसके अनुच्छेद रखें 140 में। देखते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना 124 होनी चाहिए, 140 हाँ इसका होगा 124। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के 128, ठीक है। आंसर क्या होगा? 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट है। 141 नंबर है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के जो क्या लिखा है हाई कोर्ट जज, है ना, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसको नियुक्त करने के संबंध में कौन सा सही होगा? पहली बात है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। 141 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही नहीं है। क्यों?
क्योंकि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। सेकेंड बात, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श किया जाना आवश्यक होता है। करेक्ट है। तीसरा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर सी। 42 नंबर क्वेश्चन 142 अभिकथन कारण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रक्रिया के समान होती है। 142 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। संविधान का अनुच्छेद 217 टू 117 ये निर्धारित करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124(4) के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया और उसके द्वारा पद से हटाया जाएगा। सेकेंड बात क्या होगी, आर भी करेक्ट है ना, दोनों बातें करेक्ट हो जाएंगी। 142 का आंसर डी सही आंसर है। 143 नीचे दिए गए पर परिकथन अभिकथन कारण। भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। 143 का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से करेक्ट होगा, सही है। सेकेंड बात है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्च न्यायपालिका की एक अंतर्निहित शक्ति होती है, इसे संविधान के एक आधारभूत लक्षण माना जाता है। ये बात भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि ये बात कर रहा था भारत के संविधान के अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा को लेकर के, और यहाँ पर ये बात कर रहा है न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका को अंतर्निहित को आधारभूत लक्षण की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बातें दोनों एकदम करेक्ट बता रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, 43 का करेक्ट आंसर ए। बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। 44 है, न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत के संबंध में विचार करने कौन सा सही है। यह न्यायपालिका उन निर्णयों के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकार की रक्षा करने या उनको विस्तार करने की प्रथा है जो स्थापित मामलों से अलग होते हैं। 44 का पहला करेक्ट है। सेकंड, ये जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता संबंध होता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा, इसका तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका शाखाओं के प्रति सम्मानपूर्वक संयम रखना चाहिए जब तक कि उसमें कार्य स्पष्ट रूप से असंवैधानिक न हो जाए। तीसरी बात गलत है क्योंकि दूसरी ओर न्यायपालिका इस तर्क पर बल देता है कि जो न्यायालय होते हैं इनको अपने हस्तक्षेप को सीमित रखना चाहिए, ताकि क्या होता है कि विधायिका और कार्यपालिका भूमिकाओं के सम्मान करें और न्यायालय को केवल तब हस्तक्षेप करना चाहिए जब स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन हो, और ये शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होता है, जिससे क्या होता है ये सुनिश्चित होता है कि न्यायपालिका नीति निर्माण के क्षेत्र के लिए अतिक्रमण ना कर सके। ठीक है, 1-2 सिर्फ करेक्ट हो गया यहाँ से। ये स्टेटमेंट जो गलत है वो ध्यान रखना है कहाँ से गलत हो रहा है पॉइंट ये। ठीक है, करेक्ट बोले तो आप कर लोगे सही, लेकिन जो गलत है उस पर फोकस किया करो। राइट, 1-2 करेक्ट है। 45 नंबर है, उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के बारे में विचार करना है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों तथा अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति होती है जिन पर वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। 145 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है, सही है। सेकेंड, अधीक्षण की शक्ति सशक्त बलों से संबंधित किसी भी विधि के अंतर्गत गठित सैन्य न्यायालय के अधिकरणों का विस्तारित हो सकती है। सेकेंड गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। तीसरा भी है। तीसरा है, अधीक्षण की शक्ति, यह शक्ति प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार की होती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात करेक्ट है, 1 और 3 सही है। 146 उच्च न्यायालय द्वारा रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में विचार करना है कौन सा सही है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से व्यापक है क्योंकि ये केवल मूल अधिकारों तक सीमित नहीं है। 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड, उच्च न्यायालय संघ सरकार के विरुद्ध रीट केवल तभी जारी कर सकती है जब संघ सरकार का मुख्यालय उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत स्थित हो। सेकेंड बात गलत है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है कि इसके दायरे से हो, मतलब कहने का कि उच्च न्यायालय रीट तभी जारी कर सकता है जब वाद हेतु पूर्णतः या आंशिक रूप से उसकी अधिकारिता के अंतर्गत उत्पन्न हुआ, न कि संघ सरकार के स्थान पर आधार पर। ओनली 1 करेक्ट है। 46 से 47 बोले, राज्य में जिला न्यायाधीशों के संबंध में विचार करना है कौन सा सही है। पहला है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थान तथा पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जाती है, पहला करेक्ट है। सेकंड, ऐसी नियुक्ति के पूर्व राज्यपाल से संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करते हैं, सेकंड बात भी सही है। तीसरा, उच्च न्यायालय के साथ विवाद की स्थिति
में राज्यपाल के निर्णय को निरस्त करने का अंतिम अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत है। क्यों? इसलिए गलत है तीसरा, क्योंकि ऐसे मामले में राज्यपाल के निर्णय को निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं होता है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। 148 नंबर है, मानक न्यायिक संरचना में जिला स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन होगा? आंसर 148 का हो जाएगा, ये होगा जिला सत्र न्यायाधीश, इसका सही आंसर है। ठीक है। 149, भारत में लोक अदालतों के संबंध में विचार करने कौन सा सही है? उन्हें सिविल न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया तथा उनके अंतिम निर्णय बाध्यकारी माने जाते हैं। 149 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, लोक अदालतों की स्थापना एवं कार्यपालिका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा विनियमित होते हैं। सेकेंड बात भी सही है, दोनों करेक्ट, आंसर सी। क्वेश्चन 150 150, भारत में विधायी शक्तियों के वितरण संबंध में निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर सम्मिलित है? सही सम्मिलित है। 150 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये सम्मिलित है। करेक्ट आंसर, एक तो संघ सूची रक्षा तथा यहाँ पर जो विदेश मामले होते हैं, ठीक है, वो प्लस यहाँ पर फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं वो, है ना, पहला करेक्ट है। राज्य सूची पुलिस और लोक व्यवस्था करेक्ट है। संवर्ती सूची शिक्षा वन, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 150 का आंसर क्या होगा? 150 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ से डी करेक्ट है। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। सुबह हम लोग कर चुके हैं केजीएस का पेपर, ठीक है, और जो बीपीएससी के लिए अगर बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो केजीएस का पेपर देख सकते हो और पीडब्ल्यू का पेपर देख सकते हो, ठीक है, जो भी होने वाला है 26 जुलाई को पेपर बीआरपीसीएस का, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ने आज यहाँ पे खत्म कर लिया टेस्ट नंबर 5वां था ना, हाँ, टेस्ट नंबर 5 फिनिश हो गया। अब हम लोग कल देखेंगे टेस्ट नंबर 4, वो भी पूरा करेंगे, उसके बाद टेस्ट नंबर 8 पे आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से हम लोग पूरे पेपर अपने कवर करेंगे। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे पूछ सकते हो, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना है। और अपना चैनल, एक जो नया चैनल है, ये अपना चैनल है यूकेटी यूपीएससी नॉलेज टेक, एक अपना चैनल और है DUKT दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक। सर्च करना है यूट्यूब पर दिल्ली यूपीएससी नॉलेज टेक, आपको चैनल मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करना है। क्यों करना है? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर अपना चैनल है, इसमें कॉपीराइट आया था, है ना, तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे आपको पूरा बैकअप मिलता रहेगा अगर यहाँ से कुछ ऐसा हुआ तो, क्योंकि 7-8 दिन मैंने वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं की थी, ठीक है। तो वहाँ जुड़ोगे तो क्या है, आपको पूरा बैकअप मिलेगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग वहाँ पर करेंगे। एक अभी हम लोग कर चुके हैं आंसर राइटिंग का पार्ट 1, है ना, पार्ट 1 करने का टेस्ट 1 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। यूपीपीसीएस के लिए आप 4 आंसर रोज लिख सकते हो, ठीक है, रोज में प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। एंड करते हैं, कोई आपको चार्जेस या पैसे नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी नया वाला चैनल है उसको, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि बैकअप जो रहेगा आप लोग वहाँ पे जुड़ सको उसमें भी, अगर इसमें चैनल में कुछ प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।